चलिए ध्यान दीजिए, देखिए हम लोग को पढ़ना है बहुपद, ठीक है। तो बहुपद पढ़ने से पहले इसमें कुछ टर्म है जिसको जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए यहाँ बहुपद जानने से पहले आपको जानना होगा चर क्या होता है, अचर क्या होता है और बीजीय व्यंजक क्या होता है, ठीक है ना। तो चर वैसी राशियाँ होती है जिनका मान जो है बदलता रहता है। वैसी राशियाँ हैं जिनका मान क्या होता है, बदलता रहता है, यानी वेरिएबल होता है, वेरी करता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, चर राशियाँ कहते हैं। क्लियर है। चर राशियाँ जिनका मान क्या होता है, जिनका मान बदलता है, बदलता रहता है। क्लियर हो गया। चर कौन है, जिनका मान बदलता रहता है, ठीक है। जैसे जितने भी संकेत वाले अक्षर होते हैं, संकेताक्षर जितने होते हैं, जैसे ए बी सी डी सब क्या हैं, संकेताक्षर हैं। यानी ऐसे लिखेंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। एक तरह का संकेत है जिसको हम क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह का यदि संकेत हो जाए तो क्या है, सही का चिन्ह है, ठीक है ना। तो इस तरह जितने भी संकेताक्षर होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी क ख ग घ, ये सब क्या है, ये सब चर हैं, ठीक है। जैसे समीकरण को यदि आप हल करते हैं, जैसे मान लीजिए x + 2 बराबर में क्या दिया गया हो 5, तो जब इसको हल कीजिएगा तो x का मान आपको क्या मिलेगा 5, इसको इधर लेके जाएंगे 2 घट जाएगा, क्या हो जाएगा x बराबर 3। यहाँ x का मान कितना आया 3। वही यदि हम दूसरा समीकरण ले लें x - 1 बराबर 6, इसको यदि हल करते हैं तो x बराबर क्या आएगा 6, इधर जाएगा +1 बराबर 7। तो देखिए तो x का मान यहाँ कितना आया 3 आया, यहाँ x का मान कितना आया, मतलब इस x का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है, फिक्स नहीं है। x का मान क्या हो रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है, कभी 0 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, ठीक है। यानी इसका मान जो है हमेशा क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। इसलिए x क्या हो गया, चर हो गया। क्लियर है। तो ये जितने भी आपके संकेताक्षर होते हैं ए बी सी डी क ख ग घ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये सब क्या है, ये सब क्या है, चर है, ठीक है ना। तो जिनका मान बदलता रहता है उसे हम क्या कहते हैं, चर। वैसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है उसे हम क्या कहेंगे, चर कहेंगे, ठीक है ना। जैसे x y z a b c इत्यादि, ये सब क्या है, चर है। क्लियर हो गया। वैसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है उसे हम क्या कहेंगे, चर कहेंगे। क्लियर है। चलिए 2 नंबर में देखिए, वैसी राशियां जिनका मान नहीं बदलता है, ठीक है, अपरिवर्तित रहता है, फिक्स रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, अचर राशियां कहते हैं, ठीक है। जिनका मान क्या होता है, अचर या नियत, अचर या नियत रहता है। नियत में समझ रहे हो ना, फिक्स, नियत मतलब फिक्स, ठीक है। जिनका मान अचर या नियत रहता है उसे हम क्या कहेंगे, अचर राशियां कहेंगे। जैसे 1 5 7/2, ठीक है। यानी जितनी संख्याएं हैं, चाहे कोई भी संख्या हो, जितनी संख्याएं हैं, ठीक है, कोई भी संख्या कोई भी संख्याएं हो, ठीक है, वो क्या होती है, अचर होती है। परिमेय ले लो, अपरिमेय ले लो, ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, कोई भी संख्या ले लो, संख्याएं क्या हैं, अचर है। सारी संख्याएं क्या होती हैं, अचर होती है, ठीक है ना। जैसे 1 है तो 1 का मान तो हमेशा 1 ही ना रहेगा, कभी 10 नहीं ना हो जाएगा, कभी 0 हो जाएगा ना। 1 है तो 1 ही रहेगा, इसका मान कभी बदलने वाला नहीं है। यहाँ 7 दिया है तो 7 का मान हमेशा 7 रहेगा, ऐसा नहीं है कि कभी क्या हो जाए, 10 हो जाए, कभी 20 हो जाए, कभी 50 हो जाए, ऐसा होगा ना।
7 का मान हमेशा 7 रहेगा, ठीक है ना। केवल x y z जो चर हैं उन्हीं का मान क्या होता है, बदलता रहता है। क्लियर है, कोई दिक्कत आया समझ में। चर माने जिसका मान बदलता रहता है, और अचर माने जिसका मान फिक्स रहता है, नहीं बदलता है। क्लियर। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट जो इसको आपको देखना है, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, ठीक है। अभी आप पढ़े हैं चर और अचर, ठीक है ना। जब हम चर और अचर को एक साथ लिखते हैं, ठीक है, गणितीय चिन्हों का प्रयोग करते हुए, जोड़ घटाव गुणा भाग, ठीक है ना, गणितीय चिन्हों का प्रयोग करते हुए जब चर और अचर को एक साथ लिख दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, बीजीय व्यंजक, ठीक है। जब चर तथा अचर को गणितीय चिन्हों का प्रयोग करके एक साथ लिखा जाता है, एक साथ लिखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, बीजीय व्यंजक कहा जाता है। उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं या कहा जाता है। आया समझ में। जब चर और अचर को हम एक साथ लिखेंगे गणितीय चिन्हों का प्रयोग करते हुए तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। जैसे 3x 5x + 6y 7xyz, देख रहे हो ना। यहाँ क्या है, 3 है, क्या है, अचर है, x क्या है, चर है, दोनों को एक साथ लिखा गया है। बीच में कौन चिन्ह है, गुणे का। नहीं दिख रहा है तो समझो क्या है, गुणा का चिन्ह है, ठीक है। यानी 3 गुणे x गुणा करके लिखा गया है। यहाँ गुणा करके फिर जोड़ के लिखा गया है, 2 को चिन्ह प्रयोग किया गया है। यहाँ 3 को क्या किया गया है, गुणा किया गया है। साथ में x भी 7 है, x है, y है और z है, सबका यहाँ क्या किया गया है, गुणा किया गया है। यानी इनको गुणा चिन्ह के साथ क्या किया गया है, जोड़ दिया गया, एक पास लिख दिया गया, ठीक है, ठीक है। इत्यादि सब क्या है, इत्यादि, ठीक है। ऐसा कहीं भी लिखा गया हो तो सब क्या होता है, बीजीय व्यंजक। क्लियर है, कोई दिक्कत। चर समझ में आ गया, अचर और बीजीय व्यंजक। अब इसी बीजीय व्यंजक में से बहुपद होता है। अब इसी में से कोई ना कोई बहुपद होगा, वो कौन बहुपद होगा ये देख लेना है, ठीक है ना। इसी बीजीय व्यंजक में से, ठीक है, हमको छांटना है कि इसमें बहुपद कौन है, पहचानना है कि बहुपद कौन है। तो जानेंगे तब ना पहचानेंगे, बिना जानने कैसे पहचानिएगा, हाँ। बोले जानिएगा तब ना कि बहुपद होता क्या है, तब ना पहचानिएगा इसमें बहुपद है कौन। चलिए अब देखना है बहुपद, ठीक है। तो अभी आपको बताया गया कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बीजीय व्यंजक आपको लिखा गया था उसमें 1 चर में भी लिखा गया था, 2 चर में भी लिखा गया था, 3 चर में भी हो सकता है, 4 चर में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बहुपद का एक कंडीशन ये है कि वो 1 चर में लिखा हुआ बीजीय व्यंजक, 1 चर में लिखा हुआ बीजीय व्यंजक, ठीक है, जिसमें उपस्थित चर, यानी जो भी चर वहाँ दिख रहा है, x y z जो भी दिख रहा है, उपस्थित चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है ना। उसमें 0 भी हो सकता है, ठीक है, पावर 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वह 1 चर में लिखा हुआ बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर का घात क्या हो,
धनात्मक पूर्णांक हो उसे क्या कहा जाता है? बहुपद कहा जाता है। 1/2 पावर, ठीक है, पावर की बात हो रही है यहाँ पर। लिखिए एक चर में लिखा गया बीजीय व्यंजक एक चर में लिखा गया बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहा जाता है। उसे बहुपद कहा जाता है। क्लियर हो गया? एक चर में लिखा गया बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर का घात क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो। मतलब जहाँ जहाँ चर दिया है, ठीक है, हर जगह उसका घात क्या होना चाहिए? धनात्मक, और वो भी क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है। अथवा, एक और परिभाषा लिख रहे हैं, अथवा A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यू, ठीक है, AN x to the power n के रूप में लिखा बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है जहाँ A0, A1, A2 and so on AN belongs to R, ठीक है, तथा N belongs to N, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि यदि इस रूप में कोई बीजीय व्यंजक लिखा गया है तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। जहाँ A0, A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN तक जो है ये क्या है? सभी रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्लियर है? सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और ये जो पावर है, घातांक है, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये क्या होना चाहिए? n का वैल्यू हमेशा कोई ना कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्रकृत संख्या होना चाहिए, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक मतलब प्राकृत संख्या। क्लियर है? नोट कर लीजिए। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, 5y स्क्वायर प्लस 6y, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यू प्लस 7x स्क्वायर इत्यादि। ठीक है, देखिए यहाँ 3x स्क्वायर, इसका पावर क्या दिया? 2 दिया है, ठीक है। सबसे पहले देखना इसमें चर कितने हैं। चर एक ही है, एक ही चर है ना, x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी, हर जगह सेम रहना चाहिए, एक चर में ही होना चाहिए। अब वो चर जहाँ जहाँ दिया हुआ है वहाँ पावर देखना है। यहाँ पावर कितना है? 2 है। यहाँ कितना है? 1 है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पावर कितना है? 2 है। यहाँ पावर कितना दिया है? 1 है।
यहाँ पावर कितना दिया है, 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, 3 है, 2 है, ठीक है। यानी हम हर जगह देख रहे हैं कि वो क्या है, प्रकृत संख्या है, यानी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे, बहुपद कहलाएंगे। ये सारे बीजीय व्यंजक जो है बहुपद कहलाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब हमको देखना है बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। हो गया, बहुपद की घात। बहुपद में दिए गए चर के अधिकतम घातांक को बहुपद का घात कहा जाता है। बहुपद का घात कहा जाता है, ठीक है। बहुपद में उपस्थित जो चर होगा, बहुपद में जो चर दिया गया होगा, उसका जो अधिकतम घातांक होगा उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद का घात कहेंगे। जैसे 3x⁴ प्लस 5x³ प्लस 3x² की घात, ठीक है, बराबर। ये है बहुपद, है ना बहुपद। पहले देखना है कि वो बहुपद है कि नहीं है। बहुपद है तो बहुपद है तो इसका घात कितना होगा। घात का मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर पावर दिया हुआ है, इसमें सबसे जो है बड़ा कौन है, ठीक है। जो सबसे बड़का है वही क्या है, बहुपद का घात है। तो सबसे बड़ा 4 है तो बहुपद का घात कितना हो गया, 4। समझा गया। और कुछ नहीं देखना है, पावर देखना है कि सबसे ज़्यादा पहले हो चाहे बाद में हो, ठीक है ना। इसमें जो सबसे ज़्यादा है वही क्या हो गया, बहुपद का घात हो गया। देखिए ये लिखा है 3x² 5x⁴ प्लस 3x⁵, ठीक है। ये बहुपद है, इस बहुपद का घात कितना होगा, ठीक है, 7 होगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा पावर कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो बहुपद का घात कितना हो गया, 7। ये 2 नंबर बहुपद में देखिए 10 होगा, क्योंकि पावर जो है यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 10 है। सबसे ज़्यादा कितना है, 10 है, तो 10 हो गया, ठीक है। थोड़ा इस पर विचार कीजिए, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, इसको अचर बहुपद कहते हैं। क्लियर है ना। 7 भी क्या है, बहुपद है, ये अचर बहुपद है, ठीक है ना। तो अचर बहुपद जितना होता है सबका घात जो है 0 होता है। घात कितना होता है, इसलिए 0 होता है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 7x⁴, इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी संख्या का पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कोई भी संख्या हो यदि उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इसको हम 7x⁴ लिख सकते हैं, यानी इसका घात कितना हुआ, 0। तो कोई भी अचर बहुपद आपको दिख रहा है तो उसका घात कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है।
बहुपद क्लियर हो गया, बहुपद का घात क्लियर हो गया। और बहुपद का मानक रूप देख लीजिए। बहुपद का मानक रूप, मानक रूप, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद का मानक रूप। ठीक है, देखिए बहुपद जो लिखा जाता है इसको अभी मानक रूप में है कि नहीं है, ये मानक रूप में है कि नहीं है, किस तरह हम जानेंगे कि ये मानक रूप में है कि नहीं है? ठीक है ना। बहुपद का मानक रूप, देखिए ये जो बहुपद दिया गया है, ठीक है, इसका ये जो घातांक दिया गया है ना, ये जो बहुपद का जो घातांक यहाँ दिया गया है, ठीक है, उस घातांक के या तो बढ़ते क्रम में लिखिए या तो घटते क्रम में लिखिए। ठीक है, देखिए ये भी 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 10 हो, यानी क्या हो रहा है, बढ़ते क्रम में जा रहा है। यहाँ 2 है, 7 है, फिर 5 हो गया, बढ़ के फिर घट गया। समझ रहे हो ना। तो बढ़ रहा है तो बढ़ते ही जाए और घट रहा है तो घटते ही जाए, तभी कहा जाए कि वो मानक रूप में है, नहीं तो मानक रूप में। बताइए तो इसमें दोनों में कौन मानक रूप में है? नीचे वाला। ठीक है, यानी यदि घात के बढ़ते क्रम में लिखा गया हो या घात के घटते क्रम में लिखा गया हो बहुपद, तो उसे हम क्या कहेंगे? मानक रूप में कहेंगे। ठीक है, बहुपद को घात के, ठीक है, आरोही, आरोही समझते हो, आरोही या अवरोही, आरोही या अवरोही बहुपद, बहुपद को, बहुपद को, ठीक है, बहुपद को घात के आरोही या अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लिखने पर, लिखने पर प्राप्त बहुपद, प्राप्त बहुपद को मानक रूप में कहा जाता है। मानक रूप में, रूप में कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, यानी कोई भी बहुपद हो उसको घात के या तो आरोही क्रम में लिख दीजिए और नहीं तो अवरोही क्रम में लिख दीजिए, उसे क्या कहेंगे? बहुपद को कहेंगे मानक रूप में है। यदि घटते बढ़ते क्रम में है, एक बार घट रहा है एक बार बढ़ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? मानक रूप में नहीं है। जैसे जैसे 3x² + 2x + 6, देख रहे हो ना, यहाँ घात क्या हो रहा है? घट रहा है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है कि ना है? ठीक है, एक और देख लीजिए, 6x⁴ + 5x⁴ + 2x, देखिए तो यह है मानक रूप में, है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि इसका घात क्या हो रहा है? घटते क्रम में जा रहा है, अवरोही क्रम में जा रहा है। ठीक है, ये है इसका घात, ये भी अवरोही में है, ये भी अवरोही में है, दोनों अवरोही में हो गया। चलिए एक आरोही वाला लिख लेते हैं, एक आरोही वाला यहाँ लिख दे रहे हैं, 3x² + 5x⁴ + 3x⁷। देखो तो क्लियर है? एक घात के किस में जा रहा है? बढ़ते क्रम में जा रहा है। ठीक है, और ये दोनों क्या है? घटते क्रम में है, अवरोही क्रम में, ये हो गया आरोही क्रम में। तो यदि घात इस तरह दिख रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? मानक रूप में है। बहुपद के प्रकार,
बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। देखिए बहुपद को जो है दो तरह से वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। बहुपद का वर्गीकरण जो है दो तरह से किया गया है। एक किया गया है कि उसमें पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या। देखिए पद का मतलब पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 3x + 5y + 6, इसमें कितने पद हैं, ठीक है ना। तो पद जो है वो प्लस या माइनस जो चिन्ह दिया रहता है ना, उससे अलग किया जाता है। जैसे पूछें कि x y z, इसमें कितने पद हैं, एक ही पद माना जाएगा, ठीक है। देखिए धन और ऋण यानी जोड़ और घटाव का चिन्ह उसमें खोज लीजिएगा, कई गो है उससे एगो ज़्यादा पद होता है। बस समझ आ रहा है, जोड़ कई गो है, एगो ज़्यादा कर दीजिए, कितना पद हुआ। इसमें कई गो दिख रहा है, एक भी नहीं दिख रहा है, यानी जीरो, और जीरो में एक जोड़िएगा तो क्या हुआ, एक पद हुआ। ठीक है समझ में। पद गिनना है तो कुछ मत कीजिए, इसमें देखिए कि जोड़ या घटाव कई गो है, ठीक है। इसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 3x² - 5x + 6, ठीक है। इसमें गिनिए चिन्ह कई गो है, चिन्ह कई गो, चिन्ह दो है, एगो बढ़ाना है, ठीक है। एगो माइनस है, एगो प्लस है, दो गो हुआ, एगो बढ़ाएंगे 3 हुआ, 3 गो पद है, 1 2 3। उसके आधार पर यानी पदों की संख्या के आधार पर, और दूसरा है बहुपद के घात के आधार पर। अभी आपको बताया गया है कि बहुपद का घात क्या होता है। तो बहुपद का घात मतलब जो चर दिया गया है उसके अधिकतम घात को हम क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं, ठीक है। तो बहुपद को दो तरह से वर्गीकृत किया गया है, एक पदों की संख्या के आधार पर और दूसरा बहुपद के घात के आधार पर। देखिए पहला है पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर। पहला ही हो गया, पहला वर्गीकरण जो है पदों की संख्या के आधार पर, और दूसरा जो है बहुपद के घात के आधार पर, बहुपद के घात के आधार पर। समझ आ गया। यानी बहुपद का जो प्रकार है, बहुपद का जो वर्गीकरण किया गया है वो दो तरह से किया गया है। एक बहुपद में कितने पद हैं, पदों की संख्या के आधार पर, ठीक है। और एक दूसरा है कि बहुपद का घात कितना है, घात 1 है, घात 2 है, घात 3 है, घात 4 है, इसके आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है। क्लियर है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि पदों की संख्या के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। क्लियर है। हो गया, नोट कर लीजिए इसको, लिखिए बहुपद को हो गया, बहुपद को उनके पदों की संख्या, बहुपद को उनके पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर निम्नांकित भागों में बांटा गया है। निम्नांकित भागों में बांटा गया है। देखिए इसमें एक नंबर में एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, मोनोमियल हो गया। दूसरा द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल
त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल, चतुर्पदी, चतुर्पदी बहुपद, टेट्रानोमियल। ठीक है, इसी तरह आगे भी होगा। ठीक है ना, पंचपदी बहुपद, छपदी बहुपद, सप्तपदी बहुपद। ठीक है ना, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्पदी बहुपद। ठीक है, यानी देख रहे हैं संख्या के आधार पे चल रहा है। एक मतलब समझ रहे हो, एक दो दो, त्रि माने 3, चतुर माने 4। ठीक है, चलिए पहला देखा जाए। इसमें एक नंबर में क्या है, एक पदी बहुपद, मतलब वैसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो। कितने पद हो, एक ही पद हो। नोट करते चलो, वैसा बहुपद जिसमें, वैसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो, वैसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो, वैसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है। उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है। हो गया, उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है, मतलब जिसमें एक ही पद हो। देखो इसमें कितना पद है, एक ही पद है। इसमें कितने पद हैं, एक ही पद है। इसमें भी एक ही पद है, इसमें एक भी पद है। ठीक है, पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। पद कितने हैं, एक, तो एक पद है तो एक पद ही होगा। ठीक है, वैसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो उसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा हो जाएगा द्विपदी बहुपद में, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, मतलब वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो। वैसा बहुपद जिसमें कितने पद हो, दो पद हो, उसे द्विपदी बहुपद कहा जाता है। हाँ हाँ, वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहा जाता है। जैसे वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहा जाता है। जैसे 3x + 5, 3x² + 6, 7y + 6, 3x³ + 5x इत्यादि। क्लियर है? कितने पद हैं इसमें, कितने पद हैं, कितने पद हैं, दो। तो ये सब क्या हो गया, द्विपदी। इसी प्रकार जिसमें तीन पद होंगे उसे क्या कहेंगे, तीन पदी कहेंगे। इसी तरह आगे भी चलता जाएगा। समझ गए, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी, ऐसे आगे भी। ठीक है, पदों का संख्या एक है तो एक पदी, दो है तो द्विपदी, तीन है तो त्रिपदी, चार है तो चतुर्पदी, इसी तरह आगे भी।